आज हम बात करेंगे दो छोटे देशों की पर बड़े सिग्निफिकेंट देशों की। जब भारत की बात आती है, बलूचिस्तान जो क्या एक देश बन चुका है, इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी वहां पे डी फैक्टो कंट्रोल में नहीं रही। और दूसरा बांग्लादेश, जो टेक्निकली तो बड़ी आर्मी नहीं है, बड़ी एयरफोर्स नहीं, पर एक बहुत बड़ा बॉर्डर है भारत के साथ। और हमने स्पेन में देखा कि किस तरह बड़ा बॉर्डर एक बड़ी थ्रेट बन सकता है। वॉर अलग अलग तरह से लड़ी जाती है, डेमोग्राफी भी चेंज की जाती है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। और बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे डायरेक्टली अफेक्टेड जितना पाकिस्तान है, क्या उससे ज्यादा भी चाइना अफेक्टेड है। और ये सारी बातें भारत के कॉन्टेक्स्ट में बलूचिस्तान टू बांग्लादेश डिस्कस करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू अगेन वेलकम मेजर जनरल सुधाकर जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you, Iskaran. It's always a great privilege to connect with you and with your platform. सर अगर मैं शुरू करूं बलूचिस्तान के साथ ही, तो सर ये बलूचिस्तान में बहुत देर से चल रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की रेड खत्म है, बट वो टूट नहीं पा रहा, वो सेपरेट नहीं हो पा रहा। अब वो कह रहे हैं 11 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे अपना मनाएंगे, पर इसमें सबसे बड़ा प्लेयर सर क्या चाइना नहीं है? क्योंकि चाइना का जितना वहां पे वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, और पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में जितना चाइना का रोल रहा है एज अ प्रेशर टैक्टिक ऑन भारत और एज अ वे टू कंट्रोल भारत, रेगुलेट भारत, जो भी चाइना का माइंडसेट चलता है, वर्ड हम चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर ये एक बड़ा खतरा चाइना के लिए बन गया है। सर किस तरह आप देखते हैं इसको? इस्करन, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं दोबारा, और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद फिर से आपने मेरे को इनवाइट किया। जहां तक ये सवाल आप रेज किए हैं, बिल्कुल स्पॉट ऑन, आप सही चीज कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, जो सी मेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दो जो उसके एक्सिस खुले हैं, ये मलाक्का डायलेमा, यानी कि उसके 83.7% एनर्जी जो सप्लाई होता है, इट इज़ बाय सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे पर्शियन गल्फ से हो या आपका अफ्रीका या लैटिन अमेरिका, घूम घाम के आके इधर ही कन्वर्ज होते हैं। और हमारा ये जो मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में जो 9 डिग्री चैनल है, उसके बीच में से गुजर के, जैसे मिनिकॉय आइलैंड है हमारा, वहाँ पे जटाऊ बोलते हैं तो इसके बीच में से गुजर के ये 6 डिग्री चैनल, उसके बाद अंडमान निकोबार में ये जो ग्रेट निकोबार जहाँ बनने जा रहा है हमारा, उसके नीचे, और सबांग आइलैंड, इंडोनेशिया सुमात्रा का जो एक छोटा सा आइलैंड है सबांग आइलैंड, ये दोनों के बीच में एरिया को बोलते हैं कि ये है 6 डिग्री चैनल। ये ज़्यादातर आप देखेंगे 70 to 80% जितने भी जहाज या वेसल पूरा विश्व का कार्गो हो, ऑयल हो, ये इसी के बीच में से जाते हैं। लोग पूछते हैं यहाँ से क्यों जा रहे हैं? 10 डिग्री इसके ऊपर है, अंडमान निकोबार वो फैला हुआ है ऊपर है एकदम 700-800 किलोमीटर, बीच में 10 डिग्री दो हिस्सों में बन जाता है। बीच वाला जो है एरिया वो काफी नैरो है, डेप्थ इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेप्थ 2500-4000 मीटर तक नीचे जाता है। बड़े बड़े जहाज इसमें आसानी से जा सकते हैं, और ये है मलक्का स्ट्रेट का, इसका माउथ बोलते हैं। और ये मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए, हुन जिनटाओ जब प्रेसिडेंट थे 2005-2007, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन निकाला था कि जिस दिन चाइना का मलक्का डायलेमा का सल्यूशन मिल जाएगा, उस दिन से चाइना के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता है। तो उसका मलक्का डायलेमा, मलक्का भी 600-800 किलोमीटर लंबी है, और इसमें से सारे जहाज उसके जाते हैं। और इसमें आपका यूके, आपका यूएसए, आपका फ्रांस, अलग अलग देशों का फुटप्रिंट वहाँ पे, हिंदुस्तान भी काफ़ी नज़दीक उधर काफ़ी कड़ी कब्जा करना शुरू कर दिया है। सो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका जो बे ऑफ बंगाल में आके जो पोर्ट है उसको बोलते हैं, भाषा में जो कहने की भाषा है उसको चापखू बोलते हैं, लिखा जाता है क्याखू, KYAKPHYU, चाफकू बोलते हैं। चाफकू पोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, स्टोरेज फैसिलिटी हो रखे हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है, और ऑप्टिकल फाइबर है, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो रखा है। और उनका एक फील्ड ट्रायल हो चुका है, सिंगापुर से लेके थाईलैंड के बीच में से गुजर के ये रास्ता होके सिंचुआन प्रोविंस, यूनान, जो कुनमिंग तक जाके उनका सक्सेसफुल ट्रायल 2-3 साल पहले हो चुका। इसी तरह जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काशगर, ये है जिनजियांग प्रोविंस का एक सिटी का नाम है काशगर, जहाँ से
काराकोरम हाईवे जहां से स्टार्ट होता है, तो काराकोरम हाईवे के साथ साथ क्या हुआ है, सी पैक का भी रोड 6 लेन 12 लेन का वो बना रहे हैं। ट्रैफिक है या नहीं है, लेकिन बनाते जा रहे हैं। प्लस बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते जा रहा है। ये रोड जो है कुजरा पास होके पेशावर, उसके बाद पंजाब के बीच में से गुजर के आता है कहाँ पे, ज्यादातर बलूचिस्तान को क्रॉस करता है। और बलूचिस्तान सबको मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान का जो एरिया 43.7%, कोई कोई जगह 43.4% ऑफ टोटल लैंड मास। यहाँ पे हर एक किस्म का कॉपर, गोल्ड, कोल, पेट्रोलियम, आपको हर एक किस्म का यूरेनियम, थोरियम सब कुछ मिलेगा वहां पे। लेकिन यहाँ का लोग की संख्या जो है ये है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, या 15 मिलियन के करीब करीब लीजिए। और ये जब तुलना करते हैं आप पंजाब जैसे प्रोविंस है पाकिस्तान, उनका 15 करोड़ के करीब पंजाबीज है। इसके तुलना में जब आप देखेंगे बजट एलोकेशन होता है, बजट एलोकेशन इज एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल इन द स्टेट। बड़ा प्रोविंस है लेकिन लोगों का संख्या कम होने के नाते इनको ट्रिकलेट्स में मिलता है पैसा, जिसके वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कम्युनिकेशन सेंटर्स है, ना पानी की कोई साधन है, ना उनके वो बोलते हैं ना 3-4 चीजें हिंदुस्तान में, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, ये जो है कोई भी सुविधाएं नहीं है। और लोगों की डिमांड ये है कि भाई सारे चीज, पूरा रेवेन्यू जनरेशन आप हमारे इलाके से कर रहे हो, ना हमें आप रॉयल्टी दे रहे हो, ना हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी चीज की वजह से वो अभी झंडा फैला रहे हैं कि 11 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और मानेंगे। पूरा जितने बालोचीज है पूरा विश्व में सब इसको मानने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, सी पैक का जिस तरफ उधर चाकू है सी मैक में, यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट है। ये ग्वादर पोर्ट 40 साल के लिए वो लीज दे चुके हैं चाइना को। और यहाँ पे वो नेवल एस्टैब्लिशमेंट, एयरफोर्स का कुछ एलिमेंट और आर्मी पीएलए का एलिमेंट, और दो चौथा चीज है उनको बोलते हैं स्पेशल फिशिंग फ्लीट, स्पेशल, हाँ, फिशिंग फ्लीट की यहाँ पे काफी सुविधाएं कर रखे। जितने लोकल बस्ती थी वहां पे उसको हटा के यहाँ पे ट्रॉलर्स लगा दिए हैं। और आम आदमी या लोग जो वहां पे गांव वाले थे, वो फिशिंग एक उनका प्रोफेशन था लाइवलीहुड के लिए, वो उनसे पूरा छीन लिया गया है। तो इसके वजह से चाइना जो जो काम जहां पे भी कर रहा है, ये जो रास्ता बलूचिस्तान के बीच में से, यहाँ पे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है और चाइनीज लोगों को लाके वहां पे बसा रखे। तो इसी की वजह से मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि बलूचिस्तान अप इन आर्म्स, वो इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिए हैं 11 अगस्त को। इसके बारे में 1-2 लाइन में कह देता हूं, बोलना ठीक है, लेकिन एक देश जब दूसरे देश के साथ जुड़ चुका है, चाहे मान्यता के साथ, मतलब कोलैबोरेशन के साथ या बाई फोर्स, हमें मालूम है प्रिंस ऑफ किंग ऑफ कला जो है उनको एक गन पॉइंट वहां पे 1948 में कराची में साइन कराया गया था ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उनको एक डिवीजन का फोर्स भेज के उनको किडनैप किया गया था, उनके जिन्हा के सामने ये साइन किया गया था। और तब उस समय ये जो देश है बलूचिस्तान, इनके पास झंडा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका बाई कैमरल जो पार्लियामेंट सिस्टम था, लोअर हाउस, अपर हाउस, और इलेक्शन हो चुका था। तो ये होने के बावजूद भी उनको जोर जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया। तो इनका जो एंगस्ट है ये कि हमारा इंडिपेंडेंट देश को आप दबा के रखे हो, जो हमें राइट है वो दे नहीं रहे हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिड्रेसल है कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो इंडिपेंडेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसका एक सेपरेट पहलू है, समय होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं इस सेपरेट पहलू से पहले सर 2 चीजों पे आना चाहता हूं ब्रीफ में। एक तो नॉर्मल कोर्स में आप ये कहेंगे कि बलूचिस्तान जैसे भी किया, पाकिस्तान ने कैप्चर किया हुआ है, पाकिस्तान ने जोड़ा हुआ है, टर्मिनोलॉजी आप अगेन यूज कर लीजिए, और बलूचिस्तान को आज़ाद होने के लिए पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे नॉर्मल कोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने सर पूरा स्पेल आउट किया कि चाइनीज इंटरेस्ट कितना है यहाँ के लिए। तो आज़ादी के लिए ऑन लीगल ग्राउंड्स या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान से होना है, बट प्रैक्टिकल बात करें तो चाइना का भी यहाँ पे बहुत रोल है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो सर ये जो बलूचिस्तान में अनरेस्ट हुआ, इंडिपेंडेंस होता है नहीं होता वो तो एक लंबी जर्नी है, और सर किसी और दिन, आपने पहले भी थोड़ा थोड़ा बात किया हुआ उसके ऊपर, किसी दिन इन डेप्थ करेंगे। बट अगर पाकिस्तानी सरकार की रिट नहीं रहती वहाँ पे,
that they can't effectively administer the unit. जो संभावना लोग बोल रहे हैं हो चुकी है, कई लोग कहते हैं कि वहां पे पाकिस्तान का वो तरह से इकबाल नहीं है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो सर वो चाइना के स्ट्रेटेजिक एम्स पे कितना बड़ा चैलेंज है? चाइना की जो पूरी स्ट्रेटेजी है, जो अपने आप को एक किंगडम समझता है, ग्रेटेस्ट किंगडम समझता है, सिविलाइजेशन समझता है, हाउ इंपॉर्टेंट वुड नॉट हैविंग डे टू डे कंट्रोल ऑफ बलूचिस्तान बी फॉर चाइना सर? क्योंकि वो तो लोअर थ्रेशोल्ड है, वो तो लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस है। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट। जो देश, आप हमारा चाइना की क्यों बात करते हैं, हिंदुस्तान जहां पे अफगानिस्तान में हम 3 बिलियन खर्चा किए हैं अफगानिस्तान में, तो इसके बाद हमारा फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे वही है ना, कहते कि लेजिटिमाइजिंग द नॉन स्टेट एक्टर, वही तालिबान के खिलाफ हम लड़ रहे थे, लेकिन कुछ सालों के बाद हम पीपल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बोल के उनके साथ एंगेज करना शुरू कर दिए हैं। तो यही है, पैसा बहुत उनका 62 नहीं 65 बिलियन, पहले 42 बिलियन, उसके बाद था 50 के आसपास, फिर 62 बिलियन बना, अभी रिवाइज्ड और टोटल क्वांटम है 62 बिलियन उन्होंने कमिट कर चुके हैं, आउट ऑफ विच 42 बिलियन ग्राउंड में खर्चा हुआ है। रोड्स, रेलवेज, थर्मल पावर हाउसेस, उनका जो हाइडल प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवेज, इस तरफ जो पानी के कैनाल जो बन रहे हैं गांव के अंदर होते हुए, तो ये सारे चीजें उन्होंने कमिट किए हैं। और पर्टिकुलरली जो ग्वादर जैसे जगह है वहां पे उन्होंने खूब पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ में अभी डॉक्यूमेंट है, लीज डॉक्यूमेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंस की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, चाइना के अंदर 2 प्रोविंसेस हैं जो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड हैं। एक प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस। जिनजियांग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ 1949 जब पीआरसी रेज हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उस समय चाओलाई और माओ सीतंग पर्टिकुलरली, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उठाया था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज को किसी भी तरह, क्योंकि वहां से वो चलने लगते हैं, जब उनका ईस्टर्न सी बोर्ड की तरफ जाते हैं, करीब 4500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। वेरेज अगर यहाँ से अगर आएंगे, वो कोई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 1800, कोई 2200, एक्चुअली काशगर से लेके अगर आप मापेंगे ये 3100 किलोमीटर होता है। लेकिन उनका बॉर्डर जो आता है, उस समय ईस्ट तुर्कमेनिस्तान होता था, ईस्ट तुर्किस्तान का दूसरा नाम दे दिए जिनजियांग प्रोविंस। उसका बॉर्डर कुंजरा पास और पाकिस्तान की तरफ जो आता है, वहां से अगर मापेंगे करीब 1100 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होता है। ये जो 1100 किलोमीटर डिस्टेंस बाय हाइड्रोलिक प्रेशर, एनर्जी सिक्योरिटी को ये बरकरार और सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, कहाँ पे, ग्वादर से लेके वहां तक बाय हाइड्रोलिक प्रेशर पाइप के जरिए से ये रेगुलर बेसिस में सप्लाई किया जा सकता है। इतना लंबा रूट जो आपको बताया ना, मलाक्का डायलेमा, वो सफर करने की कोई जरूरत। मलाक्का डायलेमा से पहले अभी हिंदुस्तान एक नया डायलेमा बना दिया चाइना के लिए, वो जटायु जो बना रखे हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड अपना ही है, मालदीव्स के ऊपर नॉर्थ की तरफ। तो ये दोनों के बीच में जो 9 डिग्री चैनल है, ये भी करीब 200 किलोमीटर चौड़ा है, डेप्थ है 2700 मीटर के करीब। तो इसके बीच में से कोई भी जहां जाता है, 70% पूरा विश्व का ग्लोबल ट्रेड यहां से जाते हैं। 70 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। कार्गो जो है, कंटेनर्स हैं 55% to 60%। इसी तरह अलग अलग किस्म की सारी चीजें, ज्यादातर ट्रैफिक इसी के बीच में से जा रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके ये एक्सिस को खोलना चाहता है। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है बलूचिस्तान, उसने ऑल्टरनेट एक जगह कराची वो खोलने की कोशिश कर रहा है। कराची नहीं हो रहा, और एक ऑल्टरनेट कर रखे हैं, यहाँ से एक जगह का नाम है प्यारा पोर्ट। हाँ, ये कहाँ है? ये आप ग्वादर से करीब 60-70 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक और पोर्ट उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात कर रखे। नाम थोड़ा सा गलत हो सकता है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन उस पोर्ट से भी वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी ये कामयाब नहीं होता है, तो उनका ऑप्शन 2 और है। एक है पेशावर से होके सीधा जाएंगे काबुल, और अफगानिस्तान को कट क्रॉस करके वो सीधा जाना चाहते हैं कहाँ पे, ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान के साथ उन्होंने कमिटमेंट दे रखे हैं। $400 बिलियन खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। 65 बिलियन, 25 बिलियन तक ग्राउंड में लग गया है पूरा, एकदम इतना खर्चा हो रखा है ईरान। तो ईरान की तरफ जाके मकराना कोस्ट के साथ बहुत सारे डीप सी पोर्ट्स हैं। ईरान के पास आज के दिन में 8 पोर्ट है, तो 8 में से कोई भी पोर्ट में जाके उसको फंक्शनल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज आ जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज और पाकिस्तान के बीच में
2-3 नए पोर्ट कर रखे। अगर ये भी कामयाब नहीं होता है, चाइना का एक और ऑप्शन खोल रखा है उन्होंने, वॉखन कॉरिडोर काश्मीर से लेके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के बीच में एक एक सॉसपैन की तरफ निकलता है, चाइना की तरफ पतली गली की तरफ है। वहां से वो रोड सर्वे करके रोड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे चीजें जो है ये बहुत महत्व रखता है और इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, और इसी की वजह से ये हिंदुस्तान को भी स्ट्रैंगुलेट करके वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बांग्लादेश का जो फ्रंट का सवाल आपने पूछा था, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। सर मैं जो भी बांग्लादेश पे भी आऊंगा, पर मेरा एक बलूचिस्तान पे लास्ट क्वेश्चन है बिफोर आई या, कम ऑन बांग्लादेश, तो फिर मैं उसको या, सेपरेटली डील कर, इवन दो जुड़ा हुआ है जैसे आपने बोला, बट मैं उसको थोड़ा सेपरेटली डील कर लूंगा। सर ये पर जैसे आपने बोला बलूचिस्तान अगर प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम तो हो ही चुकी है, तो चाइना को ऑल्टरनेट रूट्स देखने पड़ेंगे। तो सर दो शॉर्ट क्वेश्चन ऑन दिस। पहला, अगर पहले बलूचिस्तान या गवादर पोर्ट चुना था तो दैट मस्ट बी द मोस्ट वायबल, मोस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मोस्ट इजी लोकेशन, तभी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। अगर वो नहीं होता देन दे आर लुकिंग फॉर सेपरेट रूट्स। एंड सेकेंडली सर, सेपरेट रूट में भी हर रूट में अपनी क्राइसिस, अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। लीव ऑन द मनी पार्ट, एक तो मनी, फिर टाइम पीरियड नीडेड, फिर कराची के अंदर तो वहां तो पूरा ही एक अपना बड़ी आबादी है, उनको डिस्प्लेस करना या जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उनको हटाना, जो वहाँ के गैंग्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब कुछ। तो सर ये दो भी तो चुनौतियां आएंगी द मिनट दे हैव टू फाइंड अ न्यू रूट। सो जस्ट ब्रीफली ऑन दीज टू बिफोर आई गो टू बलूचिस्तान, सॉरी बांग्लादेश। सो बेसिकली आपका जो सवाल है मैं अगर समझ पाया हूं तो बेसिकली कि बलूचिस्तान के बीच में से जो दो अलग अलग रूट है इसके बारे में पूछ रहे हैं आप। एक एक तो ग्वादर वाला रूट हो गया, दूसरा हो गया कि यही सी पैक से एक डाइवर्जन कराची की तरफ ले रहे हैं कि अगर ग्वादर कामयाब नहीं होता है, जिस तरह पूरा कुछ दिन पहले सबको पता होगा कि अमेरिका का कुछ एलजी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, उनका जो ट्रुप डिप्लॉयमेंट हो रहा था ईरान के लड़ाई से पहले, ये ग्वादर के आसपास जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ कुछ पोजीशन अख्तियार किए थे। 8 थे उनका जो एयरफोर्स के बेसिस है, 8 में से पाकिस्तान मेरे खबर के मुताबिक 5 दिया है, अमेरिका कोशिश कर रहा है 3 और भी लेने के लिए। सो ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ये ले चुके हैं, इसके बारे में मेरे पास कोई खास खबर नहीं है। लेकिन एक कराची और ये जो है ग्वादर, ये दोनों एक दोनों के बीच में जो एक पोर्ट है, वो नाम मैं बोल रहा हूँ, either it is प्यासी, there is something, if you google up it will come out। वो पोर्ट, वो रास्ता भी बनाना शुरू कर दिए हैं बाय द वे। ये सी पैक का एक हिस्सा है, उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का हाथ है। अगर वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर ग्वादर के ऊपर 8 से 10 बार ऑलरेडी अटैक हो चुके हैं पिछले 2-3 साल के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी ने। और ये जो कराची के ऊपर, कराची का जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर भी एक फिदाइनी अटैक हुआ था। देयर इज अ लेडी, वेरी वेल क्वालिफाइड लेडी, 2-3 साल पहले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी या कल्चर, वहां पे उन्होंने फिदाइनी अटैक किया था। तो बार बार इस साल मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी के महीने में एक और अटैक हुआ है कराची में। तो बार बार अटैक हो रहे हैं, उसमें टारगेट हैं चाइनीज इंजीनियर्स। तो चाइनीज इंजीनियर्स जब बार बार अटैक होते हैं, चाइना ये रेज कर रहा है कि आप अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारे लोगों को नहीं दे पाओगे तो ये प्रोजेक्ट हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि ये ऐसा गला में फंसा हुआ है चाइना के गला में, ना वो स्पीड बाहर निकाल सकता है ना उसको स्वालो कर सकता है। ये शिप एक ऐसा जगह पे फंसी हुई है, तो पैसा ऑलरेडी कमिट कर दिए हैं। और मैं जितना स्टडी किया हूं, मैं भी एक चाइना एक्सपर्ट हूं। चाइना का माइंड देखिए, चाइना इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन ट्रबल टोन एरिया। पहली बात, खर्चा कम होता है। दूसरी बात, उनको कॉम्प्लेक्सिटी नेविगेट करने में बहुत आसान है। और तीसरी बात यह है कि धीरे धीरे बाई डेट ट्रैप बोलिए, आप कुछ भी बोलते हो, या जियो इकोनॉमिक्स के ही है, धीरे धीरे उनका इरादा है ये पूरा स्लाइस ऑफ लैंड को वो पूरा कैप्चर करना चाहते हैं, स्लो पॉइजन मेथड। सर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मतलब जब आपने बोला, मैंने सुना तो मुझे बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगा, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं मिलिट्री टर्म्स में। आपने कहा चाइना प्रेफर करता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में करना। आई वुड हैव थॉट कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आर टफर, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, टेरर अटैक हो सकता है, बट यू आर सेइंग फॉर अ नेशन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आर अ बेटर ऑप्शन मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली टू एंटर इनटू।
व्हाई वुड दैट बी सर? कि मतलब एक स्टेबल जगह ज्यादा इजी नहीं होगी आपके लिए? देखिए, कोई भी चीज में जीत के लिए हम ना, हमारा माइंड सेट जो साइकी, ह्यूमन साइकी, हम मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान चला जाता है ना। हाँ। टॉमहॉक मिसाइल, अगर टॉमहॉक मिसाइल है, आपको जीत आपके फेवर में होगा, या आपके पास थार्ड का इंटरसेप्टर हो गया, या आपके पास पेट्रियोट मिसाइल है ना, बड़े बड़े चीजें बात करते हैं। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है। चाइना कहता है कि विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग वन। ये मेरा कहना नहीं है, सुनजू का जो किताब आप देखेंगे, उस किताब की ओपनिंग, विन अ वॉर बाय विदाउट फाइटिंग वॉर। वो कैसे कैसे आप अगर थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये मेरे जैसे कोई आम आदमी, चाइना ने कोई आर्टिकल लिखा था, वो स्ट्रेटेजी बन गया, बात करते करते स्ट्रेटेजी उनका डॉक्ट्रिन में। थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी क्या कहता है कि जहां पे आपका साधारण वातावरण है, वो साधारण वातावरण को असाधारण बनाइए। कैसे बनाएंगे? जैसे नेपाल में कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर घुस के आ गए हैं, बॉर्डर पिलर के बावजूद कह रहे हैं हमारा गांव का जो हिस्सा, वो गाय जहां चल रहा है वहां तक है। वो डिस्प्यूट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिस्प्यूट स्टार्ट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं? वो लीगलिटी ले आते हैं धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, साउथ चाइना सी, सबको मालूम है कि 9 डैश लाइन है, उन्होंने खींचा था 1947-48 के बात है। उस समय उन्होंने 11 डैश लाइन खींचा था। उसके बाद कोई कोर्ट केस हुआ, वो वियतनाम ने कुछ केस किया, उसको 9 डैश लाइन कर दिए। धीरे 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 आइलैंड बनाते रहे, नाम अलग अलग नामकरण करते रहे। जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश में वो रीनेमिंग करते हैं, टिबेटन में और मैंडरिन में, करते 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 इतने साल हो गया, अभी वो क्लेम करने लगे हैं। ये उनका तरीका है भाई, लीगल मीन्स की भाई हिस्टोरिकली हम तो इसको ऑक्यूपाई करते आ रहे हैं, ये हमारा है। और तीसरा चीज है परसेप्शन। तीन चीजों का पहलू है परसेप्शन डेवलपमेंट। कैसे? ह्यूमन साइकी का परसेप्शन को बदलने के लिए आर्टिकल्स, यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया की अलग अलग, आपका चाइना की अलग है, आजकल व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, आपका फेसबुक आ जाता है, ये सारे चीज़ों की वजह से। हाँ, और चाइना भी धीरे धीरे अमेरिका का स्टाइल को भी अपनाने लगा है, उसको बोलते हैं फैक्ट चेकिंग। अमेरिका क्या कर रहा था? मेटा, जब जो बाइडेन के टाइम है, मेटा हैज एडमिटेड, तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो भी आपका इंटरनेट जा रहा था, मैं भी सुन के बड़ा हैरान हो गया, उसका आईपी एड्रेस को एक्सेस करके जो मैसेज जा रहा है, मैसेज को मैनिपुलेट कर रहे थे। सो ये उसको बोलते हैं फैक्ट चेकिंग। 100,000 पीपल इन इंडिया हैड conscripted or had joined at the rate of salary package was $1,000 to 170,000 per annum. So इस किस्म हिंदुस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, ठीक है ना। सो इस किस्म, ये जो थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि जिसके पास पॉकेट में ज्यादा पैसा है, उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डीप पॉकेट होने के नाते उनको पूरा विश्वास है कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ेगा, इन लोगों को वो खरीद सकते हैं। जैसे साउथ सूडान का एक एग्जांपल, वो अलग चैप्टर हो जाता है, लेकिन एग्जांपल देने के लिए, साउथ सूडान में कोई अभी तक कोई पीस नहीं आया है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो लड़ाई चल रही है, डेली गोलाबारी फायर हो रहा है, यूएन मिशन लगी हुई है। वो चाइना जाके पैसा क्यों लगा रखा है उधर? 11 बिलियन, 24 बिलियन, 25 बिलियन। जहां पे कोंगो में लड़ा है, कंगा में पैसा लगा रखा है। क्यों? चाइना को मिनरल्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत है। जहां जहां जगह है, बलूचिस्तान इज नोन फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट, बलूचिस्तान इज नोन फॉर रेयर क्वालिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड माइन है बलूचिस्तान के अंदर। चाइना अल्टीमेटली इन चीजों के ऊपर निगाह रखा है। और अफगानिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट हाई ग्रेड क्वालिटी कॉपर माइन है, आईडी बोलते हैं, काबुल से करीब 42 किलोमीटर दूर है। उसको उन्होंने तालिबान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 2008 से, लेकिन वो माइनिंग नहीं कर। तो ये सारे चीजों को जब वो देखता है, इट टेक्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो मैनेजमेंट में सिखाते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि एट द एंड ऑफ ऑल दिस, जितना आप पैसा लगा रहे हो, आपका रिटर्न आपका ज्यादा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म रिटर्न। वो छोटे छोटे प्लान शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म करते हैं, 100 साल का, 150 साल का, 200 साल का, ये प्लानिंग। ये जो सीपेक और सीमेक के बात आप और मैं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसकी बातचीत कब शुरू हुई थी? 1949 में। कौन किया था? माओ सेतुंग और चाउलाई। लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो करते हैं कि ये दोनों लैंडलॉक्ड के प्रोविंसेस हैं, एक है जिनजियांग प्रोविंस, दूसरा है आपका यूनान प्रोविंस। इन दोनों को किसी भी तरह वार्म वाटर पोर्ट की जरूरत है और कनेक्टिविटी दिलाना निहाती आवश्यक है, ताकि आपका जो मलाक्का स्ट्रेट का डायलेमा है, इससे आप अवॉइड करके तेल आप आराम से सिक्योर तरीके से हमारा मेनलैंड की तरफ भेज सकते हैं। जी।
सर थैंक यू, ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा इसमें, बिकॉज आई वांट टू कवर बांग्लादेश आल्सो। ये वही हो गया जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी दिलाओ, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कम है, लड़वड़ लेंगे और रिटर्न बहुत ज्यादा है, बहुत लड़वड़ के अच्छा। रिटर्न बाद में ले लेंगे हम, है ना। वो जो आते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए सर। सर बट मूविंग ऑन टू बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में डिस्प्यूट हो गया, भारत ने शेख हसीना को यहाँ पे रहना अलाउ किया, कुछ लोग बोलते हैं लेके भी हम ही आए। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें वो कहती हैं दिसंबर में मैं वापस जा रही हूँ, जिसका नीडलेस टू से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया बांग्लादेश की जो इस समय का रूलिंग डिस्पेंसेशन है। एक जो वहां पे क्रिकेटर था उसके घर को आग लगा दी बिकॉज ही ज्वाइंट वर्चुअली। एंड बाकी वो बोल रहे हैं कि इंडिया अपना स्टैंड क्लियर करे, इंडिया गलत कर रहा है, फिर वो धमकाने वाली बातें कर रहे हैं कि शेख हसीना दिसंबर क्यों आ रही है, अभी आ जाए। इन शॉर्ट सर, दो पार्ट्स, शेख हसीना को हमने रोका हुआ यहाँ पे, एक स्ट्रैटेजिक लिवरेज है, और किस तरह हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्या माइंडसेट है इसके पीछे, क्योंकि बांग्लादेश से आपने बहुत डील किया है। और दूसरा, क्या बांग्लादेश के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस करके शेख हसीना को आपको लगता है हम जेन्युइनली वापस भेजना चाहेंगे, या इट्स जस्ट वार्निंग टू बांग्लादेश दैट देयर आर अदर प्लेयर्स इन द गेम, आपको बैलेंस्ड होके या न्यूट्रल होके चलो तो उसी में आपके लिए ठीक है। देखिए, आपके आंसर में मेरे विचार के मुताबिक क्वेश्चन में अब आप आंसर छुपा हुआ है। मेरा अंदाज और मेरा असेसमेंट के मुताबिक ये एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज जो आप कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवरेज को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। हिज होलीनेस दलाई लामा हिंदुस्तान में कब से हैं? जब से हैं, ये एक मेजर मास्टर स्ट्रोक है हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक लेवरेज। इसी तरह मैं एक मिलिट्री मैन हूँ, मैं उस नजरिया से देख रहा हूँ। इसी तरह शेख हसीना को छोड़ना हिंदुस्तान ये गलत होगा मेरे विचार के मुताबिक। ये जब तक है तब तक इनको एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज, ये एक दिखावा के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि ये भी आप अगर आईएसआई और आप अगर हमास को लाके, अलकायदा को लाके, आईसिस को लाके आप अपना कैंप बना सकते हो, तुम्हारा जमायती का जो फुटप्रिंट बढ़ा है इस इलेक्शन में, 70 सीट्स जीते हो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ साथ, आप तुर्की यानी कि टर्की को वो जमीन आपने दिया जो हिंदुस्तान को शेख हसीना ने कमिटमेंट किया था चित्तगोंग में, जहां पे हम कुछ बनाना चाह रहे थे डिफेंस इंडस्ट्री। इसके लिए मोंगला पोर्ट जो हिंदुस्तान के लिए आपने दे रखा था, कमिटमेंट दे चुके है। कि हमारा बेवकूफ़ी है, हमारा भी काफ़ी कमी है, हम बहुत ढीलापन से काम करते हैं। मोंगला पोर्ट को ले लेना था, ये 11-15 साल से पड़ा है पेंडिंग है। सो ये चाइना को आपने दे दिया। अभी तीस्ता वाला जो है वो आपने चाइना को दे दिया है एग्रीमेंट, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिल्कुल एट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस। ये सारे चीजें अगर आप कर सकते हो तो हम ये भी कर सकते हैं। ये एक किस्म का प्रोबिंग टैक्टिस है, जस्ट टू प्रोव कि बांग्लादेश कैसा रिएक्ट करता है मेरे विचार के मुताबिक। लेकिन हो सकता है, यू नेवर नो, वो चले जाए दिसंबर की जगह। मेरे पास तो सब मैसेज आ रहे हैं कि वो सितंबर के लिए प्लान कर रहे हैं। मैं कोई सारे चैनल में, कल मैं इंटरनेशनल और नेशनल चैनल में बोल रखा हूँ, मेरे इनपुट और असेसमेंट के मुताबिक अभी शेख हसीना या दिसंबर में जाना सही नहीं होगा। उनको ये जो लश्कर ए तोयबा, जैश मोहम्मद और आपका रोहिंग्याज और जितने भी सारे ग्रुप्स हैं वहां पे, आईसिस, अलकायदा, इनमें से 2 ग्रुप तो मेरे पास कंफर्म्ड इनपुट आ रहे हैं कि वो टारगेट, जैसे ही वो हवाई जहाज से उतरेंगे ढाका में, चंद घंटे के अंदर उनकी वो टारगेट करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये इतना खतरनाक ये चैलेंज जो चुनौती आ रहा है, तो इसलिए ऐसा परिस्थिति में उनको जाना ठीक नहीं है। ये एक किस्म का एक स्ट्रेटेजी हम उसको लेवरेज कर रहे हैं और बांग्लादेश को बता रहे हैं कि आप ये चिंता, हमारे से 54 नदी हैं जो आपके देश के अंदर बहते हैं। इंटरनेशनल अपर रिपारियन का जो आप पॉलिसी होता है, वाटर मैनेजमेंट का जो रूल्स है आज के दिन में इनलैंड वाटर की, उसके मुताबिक हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए हैं। ब्रह्मपुत्र का पानी जो आ रहा है वो जमुना बन जाता है आपके पास जाके, हमारे तरफ वो ब्रह्मपुत्र है जहां से एंट्री करता है, उसके ऊपर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और गैंजेस का जो पानी है, फराक्का बराज है, उसका इस साल दिसंबर 26 तारीख को उनका ट्रीटी खत्म हो रहा है। जैसे हम पाकिस्तान के साथ कर रखे हैं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ये बोलना और कहना निहायत जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश जैसे इमीडिएट नेबरहुड में, वाई ओनली बांग्लादेश, बाकी भी देश है, उनको अपने स्थान पे रखना निहायत आवश्यक है। क्योंकि ये हिंदुस्तान को एक पुशओवर की तरफ समझ रहे हैं। $8 बिलियन का हमने दे रखा है एड बांग्लादेश को।
हमसे अगर चावल नहीं जाएगा, पैडी धान नहीं जाएगा, बिना भात उनका अंदर नहीं जाता। आज के दिन में बांग्लादेशियों को 2 वक्त नहीं, 3 मील नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही वक्त मिल रहा है, क्योंकि गैस नहीं है। गैस का जो कॉस्ट था पहले, उसका 3 गुना ज्यादा हो गया है। कहां से? वो अमेरिका से खरीद रहे हैं। अभी कतार से जो पहले लेते थे, उसका पूरा एकदम लाइन तोड़ रखे पूरा एकदम। लोगों के पास पैसा नहीं है। जो इकोनॉमी जो स्टेट था शेख हसीना के टाइम में, इसका 1/3 नहीं, करीब 4 गुना कम हो गया है। लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो रखा है। तो ये सारे चीजों अगर आप बताएंगे, देखेंगे, इनसे पूरा परिस्थिति बहुत खराब हो रखा है। हालांकि नया डेमोक्रेसी एक नए मुद्दों के साथ आया है, लेकिन इनका जो काम करने का जो तौर तरीका है, ये जमायती और चाइनीज हैंडल की वजह से ये बिल्कुल एकदम प्रभावित है। और चाइना लीनिंग जो है वो बढ़ती जा रही है डे टू डे। चाइना आज के दिन में $38 बिलियन कमिट कर रखा है। बांग्लादेश अब का नहीं है, 2015 का है। 18 से 20 बिलियन डॉलर ऑलरेडी ग्राउंड में लग चुके हैं। पद्मा रिवर के ऊपर ब्रिज, रेलवे लाइन, पाइपलाइन। क्यों? चाइना उधर देख रहा है बांग्लादेश के अंदर एक बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश एक ऐसा इलाका है जहां पे ह्यूज क्वांटिटी, बोलते हैं 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वेरी हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ गैस इज अवेलेबल। और चाइना वहां से पाइपलाइन बिछा के रखाइने प्रोविंस और उसके साथ साथ चीन प्रोविंस, और चीन के बाद जाता है सगाई, और ऊपर ले जाता है कहाँ? यूनान की तरफ। पाइपलाइन ऑलरेडी बिछा चुके हैं और उन्होंने दे दिया है। बांग्लादेश के जो अलग अलग पार्टी है, वॉरिंग पार्टी, यहाँ पे अराकान आर्मी को जिम्मेवारी दे रखा है। और साथ ही वो नए नए डायमेंशन है। टाइम डजंट अलाउ अस टू डिस्कस अबाउट दैट। देयर इज अ ग्रुप, हमारा जो कलादान प्रोजेक्ट है, जो आप बे ऑफ बंगाल से होके जाते हो सितवे में हमारा हिंदुस्तान का पोर्ट है। वहां पे पलेटवा एक जगह है, वो इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमारा वो जाके सीधा एक जोइनूर एक जगह है मिजोरम बॉर्डर के साथ, वहां तक रास्ता बाकी है 60 किलोमीटर, तो पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रॉब्लम है वहां पे लोकल लोगों का एक 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 रिबेलियस मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, जिसको कंट्रोल करना म्यांमार के पास कोई साधन नहीं है, हिंदुस्तान के पास कोई साधन नहीं है। लेकिन चाइना को कंटेन और काउंटर करने के लिए इसको हमें काबू करना निहायत आवश्यक है। सो नए नए पहलू हैं। लेकिन बांग्लादेश का जो सवाल आप कर रहे हैं, मेरे विचार के मुताबिक शेख हसीना को अभी नहीं जाना चाहिए। और ये एक जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल इसी तरह खेलते जाए, टाइम को पोस्टपोन करते जाए और इनको टेंटर रूप्स में रखिए, क्योंकि बांग्लादेश को जितना आप परेशान करोगे उतना ही फायदा होगा। इसको बोलते हैं एस्केलेटरी मैट्रिक्स जो है, इनका नॉन काइनेटिक कंपोनेंट ऑफ डीलिंग विद बांग्लादेश। बहुत सारे बिना हिंदुस्तान से पावर नहीं जाएगा, अदानी पावर स्टेशन से, वो बिल्कुल ही डार्कनेस, क्यूबा में जैसे अभी लाइट नहीं है ऐसा ही हो जाएगा बांग्लादेश का हालत। तो बहुत सारे लेवरेजेस है। थैंक यू सर, आपने समय दिया और बलूचिस्तान में चाइना के स्टेक चैलेंजेस और बांग्लादेश पे जो भारत लेवरेज है। और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज व्हेन वी वर यंग वी यूज्ड टू हियर कि भाई इजराइल ऐसे करता है ओलंपिक गेम्स में जाके, उसके ऊपर कुछ करो। यूएस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही लेवरेज एक्सरसाइज आता है। कम से कम इस रीजन में हम भी लेवरेज एक्सरसाइज करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, विच इज अ वेरी नाइस डेवलपमेंट। थैंक यू सर, आपने समय दिया और ये दोनों टॉपिक्स कवर करने के लिए सर। Thank you, Karan. It's always a great honor and privilege to connect with you. Thank you so much. It's our privilege, sir.